हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियोस एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, डू वॉच द वीडियोस फ्रेंड्स। The topic that we are going to learn today is Oliver Twist character analysis। ठीक है, आज जो लेसन हम लोग देखेंगे वो कैरेक्टर स्टडी है फ्रॉम द स्टोरी ऑलिवर ट्विस्ट। अब क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसलिए ये जो पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट, ओके, पार्ट वन। पार्ट वन बेसिकली होगा मेन कैरेक्टर्स के ऊपर, जो जो मेन कैरेक्टर्स है, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ओके, पार्ट वन विल बी the video here shown in part 1 will be the character analysis of the important characters, the main characters of the story, okay, and in part 2 we shall study the lesser important characters, okay, जो थोड़े कम important characters है। हालांकि सभी characters बहुत important है, but हम लोग part 2 में देखेंगे जो थोड़े कम जिनका रोल थोड़ा कम है, जिन characters का रोल थोड़ा कम है स्टोरी में, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, पार्ट वन, दैट विल बी ऑन द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी ऑलिवर ट्विस्ट। तो पहला जो कैरेक्टर आता है वो है ऑब्वियसली ऑलिवर ट्विस्ट, जो कि स्टोरी का हीरो भी है। ओके, हम लोग हीरो कह सकते हैं क्योंकि पूरा जो स्टोरी है वो ऑलिवर के ऊपर ही है, और क्योंकि कहानी का नाम भी ऑलिवर ट्विस्ट ही है, इसलिए हम लोग इट्स क्वाइट ईजी टू guess that Oliver Twist is undoubtedly the hero of the story। तो ऑलिवर ट्विस्ट एक छोटा सा बच्चा है, 9 साल का, 10 साल का एक छोटा सा बच्चा है, जिसको बहुत स्ट्रगल, जिसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आता है, और अंत में जो है हम लोग देखते हैं कि सब कुछ जो है ठीक हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग ऑलिवर ट्विस्ट। तो ऑलिवर ट्विस्ट, द नोवेल्स प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट मतलब हीरो, तो the novel's protagonist Oliver is an orphan born in a workhouse, and Dickens uses his situation to criticize public policy towards the poor in 1830s England। तो ऑलिवर जो है ये इस कहानी का हीरो है, और ऑलिवर जो है एक अनाथ बच्चा है जो कि एक वर्क हाउस में जन्म होता है, और हम लोग देखते हैं कि जन्म देते ही ऑलिवर का जो माँ है वो उसका डेथ हो जाता है। ओके, और डिकेंस ने ऑलिवर के कैरेक्टर को इस तरीके से पोर्ट्रे किया है, एंड थ्रू ऑलिवर एक्चुअली डिकेंस जो है 1830s का जो इंग्लैंड का सिचुएशन है, और उसके अंदर जितने भी करप्शन है, इंग्लैंड के अंदर 1830s में जितने करप्शन है उसको एक्सपोज किया है ऑलिवर के लाइफ से। ओके, ऑलिवर के लाइफ को दिखा के इंग्लैंड को क्रिटिसाइज़ किया गया है, और उस टाइम गरीबों के ऊपर जो जैसा ट्रीटमेंट होता था, ऑलिवर के लाइफ से वो ट्रीटमेंट दिखाया गया है कि कितना कितना ख़राब ट्रीटमेंट जो है गरीबों को दिया जाता था। ठीक है, तो ये एक पब्लिक पॉलिसी टूवर्ड्स द पुअर, ठीक है, और ऑलिवर के लाइफ से हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा जो है कितना सफ़र करता है। ओके, ऑलिवर इज़ बिटवीन 9 and 12, तो 9 से 12 साल के बीच का एक बच्चा है ऑलिवर ट्विस्ट। व्हेन द मेन एक्शन ऑफ द नॉवल ऑकर्स, तो तभी शुरू होता है जब वो 9 से 12 साल का होता है, क्योंकि टिल 9 years ही इज़ देयर इन दी ऑर्फनेज, जहाँ पे उसका माँ उसको जन्म देती है। उसके बाद जो है मेन कहानी शुरू होता है जब ऑलिवर जब 9 साल का हो जाता है। व्हेन ऑलिवर टर्न्स 9 ही इज़ टेकन टू द पुअर हाउस, उसको पुअर हाउस में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ उसको काम दिया जाता है ओकम पिक करना। ओके, तो when the main action of the novel occurs, through though treated with cruelty and surrounded by coarseness for most of his life, he is pious, innocent child, and his charms draw the attention of several wealthy benefactors। इसका मतलब है कि इतना दुख झेलने के बाद भी ऑलिवर का मन जो है वो बहुत साफ सुथरा, उसका हार्ट भी बहुत काइंड है, दिल बहुत काइंड है, साफ है। ठीक है, इवन हम लोग देखते हैं कि फैगिन के वहाँ रहने के बाद भी ऑलिवर का दिल जो है वो बड़ा का बड़ा ही रहता है। मिस्टर ब्राउनलो के घर भी, जब मिस्टर ब्राउनलो उसको उठा के लेके जाता है अपने घर, और ऑलिवर को नया कपड़ा मिलता है, तो उसके जो पुराने कपड़े होते हैं वो उस घर का जो नौकर होता है, उस नौकर को ऑलिवर दे देता है, और उसको कहता है कि आप इसको
बाज़ार में जाके सेल कर दीजिए तो आपको थोड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ऑलिवर इतना दुख झेलने के बाद भी ऑलिवर का दिल बहुत साफ, बहुत काइंड हार्टेड वो फिर भी रहता है, ठीक है। और उसका जो इनोसेंस है, सरलता जो है चेहरे पे, वो जो है बड़े बड़े लोगों को एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं उसके तरफ। जैसे मिस्टर ब्राउनलो ऑलिवर को देख के, एक छोटा सा बच्चा, और उसका चेहरा जो है, ऑलिवर ट्विस्ट का चेहरा इतना मासूम है कि मिस्टर ब्राउनलो जो है उसको देख के उसको दया आता है, सिंपैथाइज करता है वो ऑलिवर के साथ। फिर हम लोग देखते हैं कि नैन्सी भी एक कैरेक्टर हम लोग बाद में देखेंगे, नैन्सी कैरेक्टर है, रोज मेली एक कैरेक्टर है, जो ऑलिवर को देख के ही जो है दिल जो है पिघल जाता है लोगों का, ठीक है। उसके चेहरे पे इतना सरलता है, इतना सिंप्लिसिटी है, ओके। ही इज सच अ सिंपल, हिज फेस हैज़ such a simplicity that even many wealthy benefactors, many people are attracted by that simplicity. His true identity is the central mystery of the novel. तो ऑलिवर का जो है, जो कहानी, जो ऑलिवर ट्विस्ट है, ये पूरा जो है कहानी बेस्ड है ऑलिवर के आइडेंटिटी के ऊपर, कि ऑलिवर एक्चुअली है कौन। जब कहानी शुरू होता है हम लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि ऑलिवर का जो माँ है वो कहाँ रहती है, वो कौन है, वो कहाँ से आई है, हम लोग कुछ नहीं जानते ऑलिवर के बारे में। बस हम लोग जानते हैं कि ऑलिवर के माँ ने उसको जन्म दिया और जन्म देते ही उसकी माँ मर गई। और उसके बाद जो है ऑलिवर का रिलेटिव, ऑलिवर के पापा कौन है, उसका रिलेटिव है कि नहीं, अंकल आंटीज़ वगैरह, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। तो पूरा जो कहानी है ये ऑलिवर का आइडेंटिटी के ऊपर है, ऑलिवर का परिचय, मेन जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर पूरा नॉवल, पूरा कहानी, पूरा स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। ओके, अगला कैरेक्टर जो है वो है फैगिन। फैगिन इज़ अ कनाइविंग कैरियर क्रिमिनल। कनाइविंग मतलब जो दूसरों को हानि पहुंचाता है या दूसरों के बारे में षड्यंत्र रचता है, उसे हम लोग कनाइविंग कहते हैं। तो फैगिन इज़ अ कनाइविंग कैरियर क्रिमिनल। फैगिन टेक्स इन होमलेस चिल्ड्रन एंड ट्रेन्स देम टू पिक पॉकेट्स फॉर हिम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैगिन जो है वो अनाथ बच्चों को, जिन बच्चों का घर नहीं होता है, उनको वो पिक करता है, उनको ट्रेन करता है। किस चीज़ के लिए ट्रेन करता है? पिक पॉकेटिंग के लिए, पॉकेट मारी के लिए उन बच्चों को वो ट्रेन करता है जिन बच्चों का कोई घर परिवार नहीं होता है। ही इज़ ऑल्सो बायर ऑफ अदर पीपल स्टोलन गुड्स। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है उसके लिए बहुत सारे सामान जो है वो चोरी करके लाते हैं और फैगिन को वो लोग भेंट के रूप में देते हैं, और फैगिन बहुत खुश भी होता है। ही रियली कमिट्स क्राइम हिमसेल्फ। तो फैगिन जो है वो खुद कभी क्राइम नहीं करता है, वो उन्हीं बच्चों को वो भेजता है क्राइम करने के लिए। और हम लोग जो है ऑलिवर को छोड़ के दो बच्चों का नाम जानते हैं कहानी में। एक का नाम है चार्ली बेट्स और दूसरा है जैक डॉकिंस, ठीक है। चार्ली बेट्स और जैक डॉकिंस। तो ये दो बच्चे, इन बच्चों का रोल जो है कहानी में थोड़ा ज़्यादा है, ये हम लोग बाद में आएंगे। ही रियली कमिट्स क्राइम हिमसेल्फ एनीवेज, प्रेफरिंग टू एम्प्लॉय अदर्स टू कमिट। हम लोगों ने अभी यही देखा कि वो खुद क्राइम नहीं करता है, वो दूसरों से काम करवाता है, दूसरों से चोरी करवाता है, और जिससे वो चोरी करवाता है वो बच्चे हैं। फैगिन इज़ जेल्ड एट द एंड एंड इज सेंटेंस टू डेथ। तो फैगिन जो है अंत में उसको जेल हो जाता है और उसको फांसी का सज़ा सुनाया जाता है, और जिसे सुन के वो पागल भी हो जाता है, ही बिकम्स मैड। ये हम लोग कैसे जानते हैं वो पागल हो जाता है? कि ऑलिवर जब फैगिन से मिलने मिस्टर ब्राउनलो के साथ जेल में जाता है तो फैगिन वो देखता है कि फैगिन जो है वो पागल हो चुका है, ठीक है। और फैगिन के बारे में अगर थोड़े और एनालिसिस हम लोग करें तो हम लोग देखेंगे कि फैगिन जो है उसको समझना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। उसके दिल में जो है ऑलिवर के लिए, कभी कभी हम लोग देखते कि ऑलिवर के लिए उसके दिल में सिंपैथी भी है, क्योंकि जब बिल साइक्स और टोबी क्रैकेट ऑलिवर को चोरी करवाने के लिए लेके जाता है और ऑलिवर को गोली लगता है, और ऑलिवर जो है उसको रास्ते पे, वो लोग रास्ते के किनारे बिल साइक्स जो है वो फेंक के चला आता है, और आके जो है जब फैगिन ये सुनता है तो फैगिन पूछता है कि ऑलिवर कहाँ है। तो वो कहते हैं कि ऑलिवर को हम लोगों ने ऐसे ही साइड में फेंक दिया। तो उसे सुन के जो है फैगिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना बाल नोचने लगता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फैगिन जो है उसके दिल में ऑलिवर के लिए थोड़ा बहुत जगह है। जैसे कि हम लोग ऑलिवर का कैरेक्टर हम लोगों ने देखा कि ऑलिवर के चेहरे पे इतने इनोसेंस है, इतना सिंप्लिसिटी है, इतना सिंपल है उसका चेहरा
कि लोगों को देख के ही एक सिंपैथी जो है जन्म लेता है लोगों के अंदर ओलिवर को देखते ही। तो यही फैगिन के साथ भी यही हुआ। कहीं ना कहीं फैगिन के दिल में ओलिवर के लिए थोड़ा तो सिंपैथी ज़रूर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नैन्सी का कैरेक्टर। नैन्सी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कहानी में। नैन्सी इज़ बिल साइक्स लवर। तो हम लोग देखते हैं कि नैन्सी जो है वो बिल साइक्स का लवर है, ज़बरदस्ती का लवर। ओके, हर लव फॉर साइक्स एंड हर सेंस ऑफ मोरल डिसेंसी कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट व्हेन साइक्स अब्यूजेस ओलिवर। तो साइक्स, तो वो जो है नैन्सी जो है वो साइक्स को तब से नापसंद करने लगती है जब से बिल साइक्स ओलिवर से बदतमीज़ी से पेश आता है या उसको गालियाँ देता है। तब से जो है नैन्सी starts hating Bill Sykes, okay, when Bill Sykes starts abusing Oliver, okay. Despite her criminal lifestyle, she is among the noblest characters in the novel. हम लोग ये जानते हैं कि नैन्सी भी जो है उस क्रिमिनल गैंग का ही एक मेंबर है, फिर भी नैन्सी जो है बहुत नोबल कैरेक्टर है, वन ऑफ द नोबलेस्ट कैरेक्टर्स इन द नॉवल। ओके, बहुत अच्छा एक कैरेक्टर है नैन्सी। इन इफेक्ट शी गिव्स अ लाइफ फॉर ओलिवर। ओलिवर के लिए नैन्सी अपना जान दे देता है। शी गिव्स अ लाइफ फॉर ओलिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये कैसे हम लोग जानते हैं कि नैन्सी जो है वो रोज़ के घर पे जाता है, और रोज़ के घर पे जाके नैन्सी रोज़ को इन्फॉर्म करता है, रोज़ मीली को इन्फॉर्म करता है कि मैंने मॉन्ग्स नाम का एक आदमी और फैगिन इन दोनों को बातचीत करते हुए सुना है। मॉन्ग्स और फैगिन जो है वो लोग एक मीटिंग करते हैं, और नैन्सी जो है वो बाहर से चुपचाप वो सुन लेती है। और सुनने के बाद एक दो चीज़ पता चलता है, जैसे कि नैन्सी कहता है रोज़ मेली से कि मैंने मॉन्ग्स को ये कहते हुए सुना कि ओलिवर मेरा छोटा भाई है, मतलब मॉन्ग्स का छोटा भाई है, और ओलिवर को जो है मॉन्ग्स से बहुत खतरा भी है। तो वो नैन्सी को आके वार्न करता है कि क्योंकि ओलिवर अभी तुम्हारे घर पे रह रहा है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ओलिवर सो दैट नो हार्म बिफेल्स ऑन ओलिवर, ताकि कोई हानि ओलिवर को ना पहुँचे। और वो ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा तो मैं लंदन ब्रिज के ऊपर जो है हर संडे को 11 बजे से 12 बजे रात को मैं वॉक करूँगा। ओके, मैं स्ट्रॉल करूँगा, मैं वॉक करूँगा। अगर तुमको मिलना है और किसी को लेके अगर तुम आती हो मुझसे मिलने, तो 11 बजे से 12 बजे हर संडे मैं लंदन ब्रिज के ऊपर जो है मैं वॉक करूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये कहें कि जब नैन्सी वहाँ से निकल जाती है और वो घर पहुँचती है तो बिल साइक्स को ऑलरेडी पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? चार्ली बेट जो है वो इन्फॉर्म कर देता है, फैगिन को आके इन्फॉर्म करता है कि मैंने नैन्सी को 2 लोगों से मीटिंग करते हुए आज लंदन ब्रिज के नीचे मैंने देख लिया। और नैन्सी जो है हम लोगों को गैंग के इन्फॉर्मेशन, फिर फैगिन मॉन्ग्स का इन्फॉर्मेशन जो है सबको दे रहा है। तो बिल साइक्स को डेफिनेटली ये पता चल जाता है, और बिल साइक्स घर पे आके नैन्सी को बहुत बुरी तरीके से नैन्सी का मर्डर वो कर देता है। ही मर्डर्स नैन्सी इन अ वेरी बैड मैनर। ओके, सो व्हेन साइक्स मर्डर्स हर फॉर रिवीलिंग मॉन्ग्स प्लॉट्स। ओके, तो मॉन्ग का जो पूरा प्लान है, कुछ प्लान है मॉन्ग्स का जो हम लोग नहीं जानते अभी भी। तो साइक्स को बहुत गुस्सा आता है कि तुम जो है दूसरों को हमारे बारे में तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो तुम गद्दार हो। ओके, तो गद्दारी के लिए तुमको सज़ा मिलेगा। और साइक्स जो है बिल साइक्स नैन्सी को मार डालती है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, रोज मेली। एग्निस फ्लेमिंग सिस्टर रेज्ड बाय मिसेस मेली आफ्टर द डेथ ऑफ रोजेस फादर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है कहानी में कि रोज मेली का कैरेक्टर हम इन द बिगिनिंग हम लोग नहीं जानते एक्चुअली, बट रोज मेली का अगर हम लोग शुरू करें तो रोज मेली के घर पे जो चोरी होता है और उसमें जो है ओलिवर को गोली लगता है, और ओलिवर जो है घायल ओलिवर को नैन्सी रोज मेली अपने घर में पनाह देती है
और उसका ट्रीटमेंट भी करवाती है। तो रोज़ मेली कौन है? रोज़ मेली इज़ द सिस्टर ऑफ एग्नेस फ्लेमिंग। एग्नेस फ्लेमिंग, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि एग्नेस फ्लेमिंग जो है वो ओलिवर की माँ है। ओके, शी इज़ द मदर ऑफ ओलिवर। ओके, शी इज़ द मदर ऑफ ओलिवर एंड रोज़ मेली इज़ द आंट ऑफ ओलिवर, इज़ द आंट ऑफ ओलिवर। ठीक है। और रोज़ मेली को किसने पाला? क्योंकि एग्नेस फ्लेमिंग का जब एंगेजमेंट हुआ ओलिवर के पिताजी के साथ, तो एग्नेस फ्लेमिंग जो है घर छोड़ के चली आई। और इन द मीन टाइम रोज़ और एग्नेस का जो पिताजी है, वो पिताजी का डेथ हो गया, तो रोज़ मेली बिल्कुल अकेली हो गई। एक छोटी सी बच्ची थी वो, 2 साल की 3 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, वो बिल्कुल अकेली हो गई। तो उसको देखने के लिए कोई नहीं था। तो तब जो है मिसेस मेली जो है, उनको दया आया और उन्होंने देखा कि अकेली बच्ची जो है परी है, कोई देखने वाला है नहीं। तो मिसेस मेली को दया आया और उसने जो है रोज़ को पाला। ओके, अपनी नीस की जैसी। ओके, अपनी नीस की जैसी रोज़ को मिसेस मेली ने पाला। A beautiful, compassionate and forgiving young woman, Rose is the novel's model of female virtue. तो रोज़ मेली जो है कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि जब रोज़ मेली के घर पे चोरी होता है, ओलिवर को गोली लगता है और घर के नौकर जो है वो ओलिवर को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये जो बच्चा है इसने ही चोरी किया था, इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। तो रोज़ मेली जो है वो नीचे आके वो अपनी नौकर से ये कहती है कि नहीं, बच्चा घायल है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और वो मिसेस मेली को भी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप पुलिस को खबर मत दीजिए, बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और बच्चा जो है बहुत घायल है, ओलिवर जो है बहुत घायल है। तो हम लोग देखते हैं कि ओलिवर को अपने घर पे रोज़ रखती है और बहुत ढेर सारा प्यार भी मिलता है ओलिवर को। एंड ओलिवर is taught reading and writing also. Okay, and Oliver feels like a heaven in the house of Rose Mealy. तो रोज़ को हम कह सकते हैं कि रोज़ मेली इज़ द नॉवेल्स मॉडल ऑफ फीमेल वर्चू। एक फीमेल जो वर्चू होता है उसका जो है एक जीता जागता उदाहरण, एग्जाम्पल है रोज़ मेली। ओके, शी establishes a loving relationship with Oliver even before it is revealed that the two are related. तो एक्चुअली तो असल में तो ओलिवर एंड रोज़ जो है वो रिलेटिव्स है। ओके, रोज़ इज़ द आंट ऑफ ओलिवर, बट इवन बिफोर, ये जानने से बहुत पहले ही ओलिवर के साथ रोज़ मेली का एक बहुत फ्रेंडली रिश्ता जो है वो हो जाता है, बहुत प्यार भरा रिश्ता हो जाता है। ओके, तो रोज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी में, जो मिस्टर ब्राउनलो के साथ मिलके जो है मॉन्क्स को किडनैप भी करते हैं और बहुत कुछ होता है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो के बारे में ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे इंसान है मिस्टर ब्राउनलो। और मिस्टर ब्राउनलो जो है वो ओलिवर का जो फादर है, देखिए दोस्तों, ओलिवर के पिताजी और मॉन्क्स के पिताजी एक ही आदमी है। ठीक है, एक ही आदमी है। ओलिवर के पिताजी जो है उनका 2 वाइफ, एक वाइफ से मॉन्क्स, दूसरे वाइफ से ओलिवर। ठीक है, और मिस्टर ब्राउनलो जो है वो ओलिवर के पिताजी के दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। ओके, और उनका नाम है मिस्टर ली फोर्ड। ओलिवर के पिताजी का नाम है मिस्टर ली फोर्ड। तो मिस्टर ली फोर्ड और मिस्टर ब्राउनलो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हम लोग देखते हैं, अ वेल ऑफ एरूडाइट जेंटलमैन हु सर्व्स ओलिवर फर्स्ट बेनिफैक्टर। तो ओलिवर, जब हम लोग पहले देखते हैं कि ओलिवर को कोर्ट में लिया जाता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो चोरी जैक डॉकिंस और चार्ली बेस ने किया, उसका जो है इल्ज़ाम आता है। दैट ब्लेम कम्स ऑन ओलिवर आउट ऑफ कन्फ्यूजन। एक्चुअली भी आउट ऑफ कन्फ्यूजन होता है, एंड एवरीबडी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर ओलिवर थिंकिंग दैट ही इज़ द थीफ, ही इज़ द पिक पॉकेटर।
but it was not so. And finally, he is punched by a policeman and he is brought in the court of magistrate मिस्टर फैंग. तो मिस्टर फैंग जो है वो कोर्ट का जज है और बहुत पागल सा जज है जो चोरी के लिए ओलिवर को सज़ा सुनाता है. बट मिस्टर ब्राउनलो आके बोलता है कि एक्चुअली ये लड़का वो लड़का नहीं है. और फिर जो है वो दुकानदार भी आता है जिसके दुकान पे खड़े होके मिस्टर ब्राउनलो किताब पढ़ रहा था. वो दुकानदार भी आके जब गवाही देता है कि नहीं, मैंने दूसरे किसी लड़के को देखा या लड़कों को देखा चोरी करते हुए, ये जो लड़का आप पकड़ के लाई इस लड़के को, ये लड़का जो है वो चोर नहीं है, वो कोई दूसरा है. तो तब जाके मिस्टर फैंग ओलिवर को छोड़ देता है. जज मिस्टर फैंग ओलिवर को छोड़ देता है और ओलिवर जो है उसका हालत बहुत ख़राब है. मिस्टर ब्राउनलो जो है ओलिवर को घर लेके जाता है. ओके, तो मिस्टर ब्राउनलो ओन्स अ पोर्ट्रेट ऑफ एग्नेस फ्लेमिंग. तो हम लोग देखते हैं ये भी कि मिस्टर ब्राउनलो के घर पे एक फ़ोटो होता है एग्नेस फ्लेमिंग का. तो मिस्टर ब्राउनलो को पता नहीं कि ओलिवर का मम्मी एग्नेस फ्लेमिंग है. मिस्टर ब्राउनलो डजंट नो दैट एग्नेस फ्लेमिंग इज़ द मदर ऑफ ओलिवर. तो एग्नेस फ्लेमिंग का पोर्ट्रेट और ओलिवर का चेहरा इतना सिमिलर है कि मिस्टर ब्राउनलो ये सोचता रहता है कि हाउ कम द बोथ द फेसेस आर सिमिलर, कि दोनों जो है चेहरे बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं. तो अब मिस्टर ब्राउनलो को ये बिल्कुल शुरुआत में पता नहीं होता है कि एग्नेस फ्लेमिंग जो है वो ओलिवर की मम्मी है and was engaged to Mr. Leafoot's sister when she died. Throughout the novel, he behaves with compassion and common sense and emerges as a natural leader. तो एक्चुअली ये मिस्टर ब्राउनलो ही है नॉवल में जो बहुत ब्रेव भी होता है एज अ कैरेक्टर. ही इज़ वेरी ब्रेव ऑल्सो, क्योंकि वो मॉन्ग्स को किडनैप करता है और मॉन्ग से सारा जो है सच्चाई वो उगलवाता है. ओके, सारा जो सच्चाई है वो उगलवाता है मॉन्ग से. और फिर बाद में मॉन्ग्स को वो धमकी भी देता है कि अगर तुम इस एरिया में दिखाई दिए, इस रीजन में तुम अगर दिखाई दिए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा. अगर तुम इस एरिया में दिखाई दिए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए तुम इस रीजन से कहीं बाहर चले जाओ. ओके, तो बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि मॉन्ग्स पकड़ा जाता है, पुलिस उसका पकड़ के लेके जाता है और जेल में ही उसको वो बीमार पड़ जाता है मॉन्ग्स, और मॉन्ग्स बाद में मर भी जाता है. जेल के अंदर ही वो मर जाता है बीमारी से. ओके, तो मिस्टर ब्राउनलो का जो कैरेक्टर है वो बहुत बहुत बढ़िया कैरेक्टर है इस कहानी में. और ही लव्स ओलिवर वेरी मच. मिस्टर ब्राउनलो हैज़ अ फ्रेंड मिस्टर ग्रिमविक, जिसके साथ मिस्टर ब्राउनलो का बेड भी होता है. मिस्टर ग्रिमविक आके कहता है कि तुम किसी भी ऐरे गहरे बच्चों के तुम घर पे उठा लाए, यू बॉट एनी स्ट्रीट बॉय इन योर हाउस हुज आइडेंटिटी यू डू नॉट नो, जिसका तुम कुछ भी नहीं जानते, इसका माँ कौन है, पिताजी कौन है, और ये बच्चा किसी गैंग में भी हो सकता है. तो मिस्टर ब्राउनलो मिस्टर ग्रिमविक को ये चैलेंज करता है कि ओलिवर इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय. ओके, चैलेंज करता है कि ओलिवर इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय. ठीक है, और फिर मिस्टर ब्राउनलो जो है ओलिवर को ये प्रूव करने के लिए कि ओलिवर इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, ओलिवर को बुलाता है और ओलिवर के हाथ में एक चेक और कुछ किताबें देके बोलता है कि ये किताबें तुम बुक स्टोर में जाके वापस कर दो, ये चेक भी दे दो. तो इन द मेन टाइम नैन्सी आके ओलिवर को किडनैप करके लेके जाता है. तो मिस्टर ब्राउनलो के वहाँ ओलिवर फिर रिटर्न नहीं होता है. तो शायद मिस्टर ब्राउनलो को ये कहानी में है नहीं, बट शायद मिस्टर ब्राउनलो को ये लगा होगा कि मिस्टर ग्रिमविक ही सही था, कि ओलिवर इज़ नॉट ऑनेस्ट. बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं है. ओलिवर डिड नॉट डेलिबरेटली डू एनीथिंग. ओलिवर वॉज वेरी ऑनेस्टली गोइंग टू रिटर्न द बुक एंड चेक टू द बुक स्टोर, बट ऑन द वे ही वॉज किडनैप्ड बाई नैन्सी एंड बिल साइक्स. ओके, एनीवेज आप लोग कहानी अगर पढ़ेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा. हम लोग इतने डीप नहीं जाएंगे, वी वोंट गो मच डीपर इनटू द स्टोरी. जस्ट इलास्ट्रेट करने के लिए मैं कुछ पोर्शंस जो है आप लोगों को बताता जाऊंगा. उसके बाद आता है मॉन्ग्स. मॉन्ग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसलिए है. पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको कहा कि
आप लोगों से कहा कि हम लोग इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है वो स्टडी करेंगे, और पार्ट 1 में हम लोग जो मेन कैरेक्टर्स है वही स्टडी करेंगे। पार्ट 2 में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो मॉन्क्स जो है उसको क्या कहा गया है, देखिए, सिकली विशियस यंग मैन प्रोन टू वायलेंट फिट्स एंड टीमिंग विथ इनएक्सप्लिकेबल हेट्रेड। किसके लिए हेट्रेड? ओलिवर के लिए हेट्रेड। एक्चुअली ओलिवर के लिए उसके दिल में हेट्रेड इसलिए है क्योंकि ओलिवर के पिताजी ने प्रॉपर्टी का शेयर जो है वो 2 हिस्सों में किया, एक्चुअली 4 हिस्सों में किया। जैसे मैंने आपको कहा कि ओलिवर का जो पिताजी और मॉन्क्स का पिताजी दोनों सेम है, मिस्टर लीफोर्ड। तो मिस्टर लीफोर्ड का 2 वाइफ, एक वाइफ से मॉन्क्स और दूसरे वाइफ से ओलिवर, राइट? ओके। और जो प्रॉपर्टी है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला 2 हिस्सा मॉन्क्स और मॉन्क्स की मम्मी के लिए, दूसरा जो हिस्सा है वो ओलिवर की मम्मी एग्निस और ओलिवर के लिए। अब ओलिवर की मम्मी तो मर गई, तो ओलिवर की मम्मी का जो हिस्सा है वो मिलने वाला था ओलिवर को, लेकिन मॉन्क्स को पूरा हिस्सा चाहिए था। ही वांटेड ऑल द शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो जब मिस्टर लीफोर्ड ने विल बनाया तो उस विल में एक कंडीशन था। वो कंडीशन क्या था कि अगर लड़की पैदा हुई तो लड़की जब एक एलिजिबल एज पे आके पहुंचेगी तो लड़की को पूरा प्रॉपर्टी मिल जाएगा, ओके। बट अगर लड़का हुआ और लड़का अगर क्रिमिनल हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो मॉन्क्स जो है इस विल के बारे में जानता था। तो मॉन्क्स ने सोचा कि अगर मैं किसी तरीके से ओलिवर को एक क्रिमिनल बना पाऊँ, ओके, इफ़ आई एम सक्सेसफुल इन मेकिंग ओलिवर अ क्रिमिनल, तो उसका हिस्सा भी जो है वो प्रॉपर्टी का हिस्सा, पूरा हिस्सा जो है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट तो कोई, मॉन्क्स के अगेंस्ट तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं कहीं पे। तो मॉन्क्स को लगा कि अगर मैं किसी तरीके से ओलिवर को क्रिमिनल बना पाऊँ तो उसका पूरा प्रॉपर्टी के हिस्सा जो है मुझे मिल जाएगा। इसलिए मॉन्क्स क्या करता है, वो फैगिन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि तुम ओलिवर को एक क्रिमिनल बनाओ और तुम्हें मैं पैसा दूंगा। तो इसीलिए फैगिन जो है वो ओलिवर को एक क्रिमिनल बनाना चाहता है। और जो मीटिंग जिसे नैन्सी ने सुन लिया था बिटवीन फैगिन एंड मॉन्क्स, ये उसी के ऊपर बेस्ड था। तो मॉन्क्स के इन वन वे मॉन्क्स का जो है वो स्टेप ब्रदर है ओलिवर, राइट? ओके। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि मॉन्क्स जो है वो मिस्टर बम्बल और मिसेस बम्बल से मिलके एविडेंस इकट्ठा करता है ओलिवर के आइडेंटिटी के बारे में, ओके, ओलिवर्स आइडेंटिटी। Pardon for my handwriting, I'm using mouse actually. तो ओलिवर का जो है आइडेंटिटी जो है वो जुगाड़ करता है वो, और वो आइडेंटिटी है एक रिंग और एक लॉकेट। उस रिंग के ऊपर एग्निस लिखा हुआ था। एग्निस कौन? ओलिवर की मम्मी। तो जो रिंग पे एग्निस लिखा हुआ था वो रिंग और वो लॉकेट जो है मिसेस बम्बल मॉन्क्स को दे देती है। और मॉन्क्स उसका क्या करता है, मॉन्क्स नेचुरली मिसेस बम्बल को पैसे देता है उसके लिए। और मॉन्क्स क्या करता है कि मॉन्क्स जो है उसको नदी में फेंक देता है। वो लॉकेट और वो रिंग नदी में फेंक के बोलता है कि ओलिवर का जो ये आइडेंटिटी का लास्ट निशानी है, अब ये भी चला गया, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि ओलिवर का रियल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। और ओलिवर इन द मीन टाइम ओलिवर जो है वो बनेगा क्रिमिनल और पूरा प्रॉपर्टी जो है वो मुझे मिलेगा। तो ये था उसका पूरा प्लानिंग। तो हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। विथ फैगिन ही स्कीम्स टू गिव ओलिवर अ बैड रेप्यूटेशन। तो फैगिन के साथ मिलके मॉन्क्स ये प्लान करता है कि ओलिवर को क्रिमिनल बनाया जाए, सो दैट ही वुड गेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम ओलिवर शेयर, ताकि ओलिवर का जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का हिस्सा वो भी मुझे मिल जाए। बट ऑब्वियसली ये अनसक्सेसफुल रहा उसका प्लानिंग, क्योंकि मिस्टर ब्राउनलो जो है बीच में आके मॉन्क्स को किडनैप करके सारा जो है सच उससे उगलवा लेता है, ओके। सो इट इज़ मिस्टर ब्राउनलो एक्चुअली अगेन जो मॉन्क्स को धमकी देता है और सारा सच जान लेता है।
अब आते हैं हम लोग बिल साइक्स पे, द रियल विलेन। ये जो है इसको हम लोग रियल तो नहीं कह सकते, बट मॉन्ग्स के बाद इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुत पक्का विलेन है, क्रिमिनल जो हम कहते हैं। A brutal professional burglar brought up in Fagin's gang, Sykes is Nancy's pimp and lover, and he treats both her and his dog Bullseye with an odd combination of cruelty and grudging affection. तो हम लोग देखते हैं कि बिल साइक जो है, इसका जो है कैरेक्टर बहुत ही ख़राब है। ये सबके साथ बदतमीज़ी से बात करता है, लोगों को मारता भी है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि ही हैज़ अ डॉग बुलसाई। ओके, बुलसाई उसका कुत्ते का नाम है, और बुलसाई को वो किक करता है। ओके, ही कीप्स ऑन किकिंग his dog. He does not treat his lover Nancy also very nicely. Keeps on abusing her. Keeps on abusing Oliver. He keeps on abusing Fagin also, and Fagin's other gang members also. Okay, so his murder of Nancy is the most heinous of the many crimes that occur in the novel. He also dies a dreadful death. तो उसका तो जो कहानी में सबसे जो हीनस जो एक क्राइम होता है, सबसे जो है एक बड़ा क्राइम होता है, वो है नैन्सी का मर्डर, एंड दैट इज़ डन बाय बिल साइक्स। बिल साइक्स उसको जो है एक क्लब से जो है ज़ोर ज़ोर से मारते मारते जो है पूरा ही क्रशेस एक्चुअली द हेड ऑफ नैन्सी बाय कंटिन्यूसली बीटिंग हर विथ अ क्लब। ओके, और अंत में जो हम लोग ये भी देखते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी, वी ऑल्सो सी दैट ही ऑल्सो डाइज अ वेरी ड्रेडफुल डेथ। जब वो छत के ऊपर से गिर जाता है, जब वो छत के ऊपर से जो है वो गिर जाता है, और गिरने के बाद एक रस्सी जो है वो कमर में बांध के जब जंप करते हैं तो वो रस्सी लूज़ होके उसके गले पे अटक जाता है, और वो वहीं पे वो फांसी लग के वो मर जाता है। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर बम्बल, the pompous, self-important beadle, a minor church official for the workhouse where Oliver is born. Though Mr. Bumble preaches Christian morality, he behaves without compassion towards the paupers under his care. Dickens mercilessly satirizes his self-righteousness, greed, hypocrisy, and folly, of which his name is an obvious symbol. तो मिस्टर बम्बल जो है वो बीडल है, एक माइनर चर्च ऑफिशियल है। ही इज़ अ माइनर चर्च ऑफिशियल, वो एक माइनर चर्च ऑफिशियल है, और ऑलिवर ट्विस्ट का नाम एक्चुअली वही रखता है अल्फ़ाबेटिकली। ओके, अल्फ़ाबेटिकली जो है ऑलिवर ट्विस्ट का नाम वही रखता है। और कि मिस्टर बम्बल को हम लोग देखते हैं कि वो क्रिश्चियन मोरालिटी जो है वो प्रीच जरूर करता है, लेकिन वो खुद उस मोरालिटी पे अमल नहीं करता है। ओके, और जो बच्चे हैं उसके साथ जो है मिस्टर बम्बल ठीक से पेश बिल्कुल नहीं आता है, और जो गरीब बच्चे एक्चुअली जो उसके केयर में रहते हैं उसके साथ उसका जो है बिहेवियर, हिज बिहेवियर इज़ वेरी बैड टूवर्ड्स दी poor children actually. Okay, or those people who are poor, okay, and under his care. और इससे हम लोग फिर देख सकते हैं कि जो नॉवलिस्ट है डिकेंस एक्चुअली जो है very mercilessly he satirizes his self-righteousness, greed, hypocrisy and folly, of which his name is an obvious symbol. Okay, तो उसका नाम जो है मिस्टर बम्बल है। तो डिकेंस जो है मिस्टर बम्बल के कैरेक्टर से ये दिखाना, मिस्टर डिकेंस ने ये दिखाया है कि एक आदमी जो क्रिश्चियन मोरालिटी प्रीच करता है लेकिन खुद इतना बदमाश है, और ही इज़ अ हिपोक्रेट ऑल्सो, एंड ही इज़ ग्रीडी ऑल्सो। और ग्रीडी क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि पैसों के लालच में उसने जो है एक मेट्रेन से, उसी पूर हाउस का जो है एक मेट्रेन, उससे मिस्टर बम्बल ने शादी किया। और क्यों शादी किया? क्योंकि उसको लगा कि जो मेट्रेन है दैट मेट्रेन इज़ वेरी रिच। उसको लगा कि मेट्रेन बहुत रिच है, तो चलो मेट्रेन से शादी किया जाए। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो मेट्रेन है वो तो अमीर है नहीं, तो बाद में जो है उसका शादीशुदा मैरिज लाइफ जो है वो बिल्कुल घटिया हो जाता है। ओके, और अंत में हम लोग ये भी देखते हैं कि मिस्टर बम्बल और मिसेस बम्बल मॉन्ग्स को ओलिवर का पूरा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर देता है, और मॉन्ग्स वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मिस्टर बम्बल इज़ अगेन एन इविल कैरेक्टर, विलेनी कैरेक्टर इन द स्टोरी। नेक्स्ट, एग्नेस फ्लेमिंग। एग्नेस फ्लेमिंग के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। पहले तो एग्नेस फ्लेमिंग इज़ द मदर ऑफ ओलिवर। एग्नेस फ्लेमिंग फेल इन लव विथ मिस्टर ली फोर्ड,
and she becomes pregnant and she chooses to die anonymously in a workhouse. तो वो कहीं जा रही होती है, ओके तो इन द मीन टाइम वर्क हाउस के सामने आके जब पेन होता है तो उसकी माँ आके सीढ़ियों पे बैठ जाती है और she is an unwed mother actually. Okay, she did not marry, she had just been engaged with Mr. Leaford because she was not married, and she became pregnant also. So she thought that I will bring a bad name to my family's reputation. Okay. तो फैमिली के रेप्यूटेशन को ये हानि पहुंच सकता है. ओके, इट मे बी बैड फॉर माई फैमिलीज रेप्यूटेशन दैट आई एम नॉट मैरिड बट आई एम स्टिल अ प्रेग्नेंट वीमन, सो लेट मी लीव माई फैमिली एंड गो समवेयर एल्स. ओके, तो शी लीव्स हर फैमिली एंड शी आउटसाइड द वर्क हाउस, वो सीढ़ियों पे बैठ जाती है और वहीं पे पेन स्टार्ट होता है. तो शी इज़ एडमिटेड देयर इन द वर्क हाउस हॉस्पिटल एंड देयर शी गिव्स बर्थ टू ऑलिवर. और she is the daughter of a naval officer and she was very beautiful, a loving woman. और हम लोग देखते कि मिस्टर ब्राउनलो के घर पे जो है एग्नेस फ्लेमिंग का एक पोर्ट्रेट रहता है, एक फ़ोटो रहता है, और उस फोटो के साथ जो है ओलिवर का चेहरा बहुत मिलता जुलता है. ओके, एंड ऑब्वियसली माँ और पिताजी के साथ बच्चों का चेहरा मिलता है, तो सेम थिंग हैपन्स हियर इन द स्टोरी टू. ऑलराइट. और एग्नेस फ्लेमिंग की एक बहन भी है, रोज़ मेली, जो ओलिवर की आंटी भी है, वो बाद में पता चलता है. मिस्टर लीफोर्ड भी जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. हालांकि ज़्यादा बात नहीं किया गया है मिस्टर लीफोर्ड के बारे में, सिर्फ जो है वो विल है, वसीयत जो है उसके बारे में हम लोग जानते. तो ओलिवर एंड मॉन्क्स फादर, ओलिवर और मॉन्क का पिताजी एक ही है, वो है मिस्टर लीफोर्ड, who dies long before the events of the novel. He was an intelligent, high-minded man whose family forced him to marry an unhappy marriage with a wealthy woman. तो एक्चुअली जो है ओलिवर का जो फादर है मिस्टर लीफोर्ड की शादी मिस्टर लीफोर्ड के घर वाले जो है ज़बरदस्ती एक वेल्दी, एक रिच वीमेन, एक रिच फैमिली के लड़की से कर देती है. हालांकि इनका मैरिज जो है वो अनसक्सेसफुल रहता है और ही इवेंचुअली सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ. वाइफ मतलब फर्स्ट वाइफ इज़ मॉन्क्स मदर, मॉन्क्स की मदर उसकी पहली बीवी है. तो ही इवेंचुअली सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ एंड हैड एन इलिसिट लव अफेयर विथ एग्नेस फ्लेमिंग. तो एग्नेस फ्लेमिंग के साथ उसका लव अफेयर होता है और दे एंगेज ऑल्सो, बट दे couldn't marry. Okay, he intended to flee the country with Agnes but died before he could do so. तो उसने सोचा था मैं एग्नेस को लेके कहीं दूर चला जाऊंगा, बट उससे पहले ही मिस्टर लीफोर्ड का डेथ हो गया. मिस्टर लीफोर्ड एक्चुअली जो है सडनली एक खबर आया कि मिस्टर लीफोर्ड का कोई दूर का रिश्तेदार मर गया है. वेरी डिस्टेंट रिलेटिव डाइड एंड हैड लेफ्ट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, और दैट प्रॉपर्टी वॉज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू मिस्टर लीफोर्ड, क्योंकि उसका जो दूर का रिश्तेदार है, रिलेटिव, उसका और कोई प्रॉपर्टी क्लेम करने वाला और कोई क्योंकि रिश्तेदार था नहीं, और मिस्टर लीफोर्ड एकमात्र रिलेटिव था, तो पूरा प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर लीफोर्ड को मिल गया. तो लीफोर्ड वहीं पे गया था अपना प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए, और उसी बीच मिस्टर लीफोर्ड बीमार भी पड़े और मिस्टर लीफोर्ड का डेथ भी हो गया. ओके, एग्नेस भी एक्चुअली उनसे मिलना चाहती थी, बट उससे पहले ही खबर आया कि मिस्टर लीफोर्ड हैज़ डाइड. ओके, और मिस्टर लीफोर्ड जाने से पहले जो पोर्ट्रेट हम लोग मिस्टर ब्राउनलो के घर पे देखते हैं, एग्नेस फ्लेमिंग का जो पोर्ट्रेट जो हम लोग मिस्टर ब्राउनलो के घर पे देखते हैं, वो एक्चुअली वो पोर्ट्रेट मिस्टर लीफोर्ड दे के गया था. दिस फोटो ऑफ एग्नेस, दिस पोर्ट्रेट, बिग पिक्चर ऑफ एग्नेस was given to Mr. Brownlow by Mr. Leaford. ठीक है, और वो एक विल भी लिख के गया था. मैंने आपको विल के बारे में अभी कंडीशंस बताया. ओके, आप लोग फिर रिपीट करके वीडियो को सुन सकते हैं कि विल में कंडीशंस था, अगर लड़की हुआ तो एलिजिबल एज में लड़की को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन अगर लड़का हुआ और लड़का अगर क्रिमिनल हुआ तब लड़के को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, लेकिन लड़का अगर
साफ सुथरा ऑनेस्ट हुआ तो लड़के को फिर प्रॉपर्टी मिल जाएगा. ओके, तो दैट वाज ऑल in the part 1 of the video. Part 2 of the video will be coming very soon. Okay, so thank you all of you for watching the video. Please subscribe, like and share. Thank you and all the best to all of you.